नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्सिंह और मेरे साथ हैं जोगिंदर कथुरिया साहब पॉलिटिकल सर्वेयर हैं। जैसा आप जानते हैं, लोकसभा का चुनाव के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कभी भी लागू किया जा सकता है। तो सभी का इंटरेस्ट इस बात में है कि हरियाणा में 10 जो लोकसभा सीटें हैं उन पर होगा क्या, कौन कैंडिडेट होंगे और कौन सी पार्टी की बढ़त है। किस पार्टी की बढ़त है ये तो अभी बहुत ही अर्ली हो जाएगा, लेकिन और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, वो हम चर्चा करेंगे जोगिंदर कथुरिया जी से। कथुरिया जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा कथुरिया साहब, जैसा कि हम रोहतक में बैठे हैं अभी, तो हम शुरू करेंगे रोहतक लोकसभा से। आप बेसिकली आपका प्रोफाइल क्या है, आप भी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो। जी, मेरा नाम जोगेंद्र कथुरिया है और मैं काफ़ी सारे प्रिंट मीडिया में और आज के दिन में अपना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी चला रहा हूँ, रोहतक बेबाक और बेबाक तीखे बोल। उनमें जो एडिटिंग वगैरह सब काम मैं ही करता हूँ। उसके बाद मैं विशेष तौर पर पॉलिटिकल जो सर्वेज होते हैं उनमें अपनी विशेषज्ञता मानता हूँ और अप्रोक्स जो भी आज तक मैंने सर्वे दिए हैं वो 99% एक्यूरेट रहे हैं। पीछे बड़ौदा का चुनाव था, आदमपुर का चुनाव था, एलनाबाद का उपचुनाव था, इससे पहले जींद का उपचुनाव था। इन सभी में मैंने डीपली सर्वे किया और जो मेरी रिपोर्ट थी वो 99% एक्यूरेट गई। ठीक है, तो कथुरिया साहब, आपने जो दावा कर रहे हैं वो उस पर हम बाद में आएंगे। लोकसभा हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं। हाँ जी। हम रोहतक में बैठे हैं, तो रोहतक लोकसभा सीट पर आपका सर्वे क्या कहता है? जी, आज का करंट सर्वे है वो अप्रोक्सीमेट 5% वोटों से कांग्रेस पार्टी आगे प्रतीत हो रही है। तो जब आप सर्वे करते हैं तो सर्वे होता है कैंडिडेट्स के नाम पर। हाँ जी। अगर कैंडिडेट्स पार्टी बदले तो सर्वे का आंकड़ा भी बदल जाएगा। मानते हैं इस बात को? बिल्कुल मानता हूँ। तो पहले तो आप ये बताइए कि जो आपने सर्वे किया उसमें रोहतक से लोकसभा कैंडिडेट किसको माना है? मैंने कांग्रेस पार्टी से तो ऑलमोस्ट यही प्रतीत हो रहा है कि हुड्डा परिवार से कैंडिडेट होगा और ज्यादा जो संभावनाएं हैं वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के चुनाव मैदान में आने की है। और बीजेपी का? बीजेपी से वर्तमान में जो सांसद हैं अरविंद कुमार शर्मा, इसके बाद 2-3 नामों की और चर्चा चल रही है, जिसमें रोहतक से जो पूर्व में विधायक और पूर्व में सहकारिता मंत्री रहे हैं मनीष कुमार ग्रोवर का भी नाम चल रहा है। उसके बाद एक और नाम चल रहा है ओबीसी के नाते, ओबीसी चेहरे के नाते रामचंद्र जांगड़ा जी को भी मैदान में उतारा जा सकता है। बीजेपी उन्हें काफी टाइम से बैक कर रही है, उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया गया और उनके हाथों कई कार्य करवाए गए और ओबीसी कार्ड के नाते और जो बीजेपी की पॉलिटिक्स रहती है, ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स, उसमें भी रामचंद्र जांगड़ा और मनीष ग्रोवर दोनों ही फिट बैठते हैं, तो इन पर दांव खेल सकती है बीजेपी। तो आप क्या मानते हैं, रोहतक लोकसभा में मेन टक्कर किसके बीच होगी? देखो, पिछले कई चुनाव आप उठाकर देख लीजिए, 2009 के बाद पहले और दूसरे नंबर पर कांग्रेस और बीजेपी ही रहते हैं, तो सीधी टक्कर तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। तो आईएनएलडी का कौन कैंडिडेट हो सकता है, सिर्फ एक बार चर्चा के लिए? आईएनएलडी की तरफ से नफे सिंह राठी को मैदान में उतारा जा सकता है और जहां तक मुझे भविष्य में संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं, आईएनएलडी बसपा के साथ गठबंधन भी कर सकती है, तो आईएनएलडी प्लस बसपा का एक कैंडिडेट नफे सिंह राठी। और जेजेपी का, अगर जेजेपी गठबंधन नहीं करती है बीजेपी के साथ, तो अगर उनका कैंडिडेट कौन हो सकता है? जेजेपी से वैसे देखो, जो अभी पीछे मैंने सिंबल पर सर्वे किया था तो उसमें जेजेपी 2% वोट भी नहीं ले पा रही है पूरे रोहतक लोकसभा में। 2%। तो दो अप्रोक्स आप देख लेना, 12 लाख से 13 लाख के बीच की पोलिंग रहती है रोहतक लोकसभा में, तो 2% 25,000 भी वोट नहीं ले पा रहे हैं। तो इनके शायद लास्ट टाइम पे इन्होंने प्रदीप देशवाल को मैदान में उतारा था, रविंदर सांगवान भी हैं युवा चेहरे के तौर पे,
वैसे लग नहीं रहा कि बीजेपी और जेजेपी अलग होकर चुनाव लड़ेंगे। मुझे लग रहा है जो गठबंधन अभी तक है वो भविष्य में भी रहेगा और बीजेपी और जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। रोहतक लोकसभा की बात करें तो विधानसभा वाइज भी आप कुछ बता सकते हैं कि कांग्रेस बीजेपी का मेन तो, क्योंकि फाइट होने की है, बिल्कुल हमारा फोकस भी उन्हीं पे रहेगा रोहतक लोकसभा में। हाँ जी। तो बताइए रोहतक लोकसभा में कौन सी विधानसभा से कौन किसको टक्कर दे रहा है, कैसे दे रहा है? देखो, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जहां बैठे हैं, रोहतक विधानसभा में। जी। रोहतक विधानसभा में लगभग 2 लाख के करीब वोट हैं और सर्वाधिक पंजाबी मतदाता हैं और पीछे राम मंदिर के मुद्दे को भी भुनाया और पंजाबी मुख्यमंत्री के नाते जो रोहतक विधानसभा से मुझे लगता है लोकसभा चुनावों में भाजपा को बढ़त मिलेगी। पिछली बार अप्रोक्स ये बढ़त 18 से 20 थी। कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करेगा, वैसे ये बढ़त ज्यों की त्यों बनी रह सकती है। वैसे कांग्रेस वाले दावा कर रहे हैं हमने रोहतक में काफ़ी सुधार किया अपने प्रदर्शन में, हम अपने रोहतक में जो हार का मार्जिन है उसे कम करेंगे और जीत भी सकते हैं। पर जो मेरा आकलन है, जो मेरा सर्वे आया है, उसमें आज भी भाजपा कांग्रेस पर भारी प्रतीत होती दिखाई दे रही है। रोहतक विधानसभा में आप बता रहे हैं कि बीजेपी एज पे रहेगी, बीजेपी का हाथ ऊपर रहेगा। ये रोहतक विधानसभा में लोकसभा चुनावों की बात जी जी मैं समझ गया आपकी बात। हाँ जी। उसके बाद अगला सेगमेंट जो है हम चलते हैं महम विधानसभा पे। जी। महम विधानसभा में पिछली बार कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिली थी अप्रोक्स 15,000 वोटों के करीब। अब वो 15 से बढ़कर 23 से 25,000 की जो लीड है आज कांग्रेस दिखाई दे रही है महम विधानसभा में। महम के बाद हम बात करेंगे कलानौर विधानसभा की जी। कलानौर विधानसभा में नेक टू नेक फाइट है। जो रोहतक शहर के वार्ड्स लगते हैं कलानौर विधानसभा में, उनमें तो बीजेपी काफी एज पर है और जो ग्रामीण आंचल है वो कांग्रेस एज पर है। तो ऑलमोस्ट कलानौर विधानसभा में जीत हार का अंतर केवल 3,000 तक रह सकता है। 3,000 से कांग्रेस भी जीत सकती है और बीजेपी भी जीत सकती है। कलानौर में कलानौर शहर को छोड़ दे तो बाकी तो सारा ग्रामीण इलाका है। जो रोहतक शहर के भी कम से कम 7 या 8 वार्ड लगते हैं, 1 2 3 4 5 6 और फिर उसके बाद 21 और 22 ये सभी वार्ड कलानौर विधानसभा में पड़ते हैं। तो इसलिए जो इनमें 1 लाख के करीब वोट्स हैं, ये वोट भी तो कलानौर विधानसभा में आते हैं। इनमें बीजेपी एज पर है। ठीक है, तो आपने रोहतक विधानसभा, महम और कलानौर, उसके बाद अगला हम किलोई विधानसभा की बात करते हैं। किलोई विधानसभा भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ मानी जाती है और पिछली बारी भी मोदी लहर में भी जब 45,000 वोटों से यहाँ दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीते थे अरविंद शर्मा के खिलाफ, मुझे लगता है कि ये लीड 45,000 से बढ़कर अप्रोक्स 60 से 65,000 तक पहुंच सकती है। क्योंकि पिछली बार कुछ वोटों का बंटवारा हुआ, उसके बाद जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा हारे तो कई लोग ध्रुवीकरण के नाते दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में वोट डाल सकते हैं। जो वोट थर्ड पार्टीज को गई थी वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ मूव कर सकती हैं। वहां लीड कांग्रेस पार्टी को या दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लगभग 60 से 65,000 वोटों की लीड मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगली विधानसभा हम बेरी की बात करते हैं। बेरी में भी आज के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार 25 से 30,000 वोटों से कांग्रेस पार्टी जीत रही है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं झज्जर ही विधानसभा की। झज्जर विधानसभा में अगर प्रत्याशी यही रहते हैं तो लगभग 10 से 12,000 वोटों से कांग्रेस आगे है। झज्जर विधानसभा में भी? हाँ जी। शहर में भी? शहर में थोड़ा सा बीजेपी का ज्यादा प्रभाव है, पर जो ग्रामीण अंचल है वहां पे कांग्रेस आके बढ़त बना जाती है और 10 से 15,000 वोटों में कांग्रेस आगे ही दिखाई दे रही है यहाँ झज्जर में भी जी। बहादुरगढ़ विधानसभा की बात करेंगे। बहादुरगढ़ और कलानौर बिल्कुल सेम
आंकड़ा प्रतीत हो रहा है, वहां भी हार जीत का अंतर 5,000 से कम रहेगा। नेक टू नेक फाइट है। बहादुरगढ़ विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी 3 से 5,000 वोटों के बीच में कोई भी पार्टी बढ़त वो समय आज की डेट में बीजेपी कुछ ना कुछ आगे दिखाई दे रही है, क्योंकि तुरंत में राम मंदिर के मुद्दे को बीजेपी ने अच्छे प्रकार भुनाया है और काफी बड़ा शहरी वोट है बहादुरगढ़ विधानसभा में, इसलिए बीजेपी कुछ आगे दिखाई दे रही है जी। उसके बाद नेक्स्ट शायद अंतिम विधानसभा बचती है कोसली में पिछली बार 65,000 के करीब बढ़त मिली थी भाजपा को। अगर प्रत्याशी यही दोनों ही कैंडिडेट रहते हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, अरविंद शर्मा, या बीजेपी प्रत्याशी चेंज करके रामचंद्र जांगड़ा या मनीष कुमार ग्रोवर को भी बनाती है, तो भी जो कांग्रेस 10,000 वोटों का जो हार का अंतर है उसको कम कर रही है, लगभग 50 से 55,000 से अभी भी आज की डेट में भी कोसली विधानसभा से पीछे है। और अगर मनीष होते हैं कैंडिडेट बीजेपी के, तो कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में फर्क कम या फालतू होगा? देखो, मनीष कुमार ग्रोवर के अगर प्रत्याशी बनाती है भाजपा, एक चीज मुझे लगता है मनीष कुमार ग्रोवर के प्रत्याशी बनने के बाद जो ध्रुवीकरण होगा वो भाजपा के लिए आसान होगा। मतलब ध्रुवीकरण ज्यादा होगा? हाँ, ज्यादा होगा। जो जाट और वर्सेस नॉन जाट होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि जो कई बार मनीष कुमार ग्रोवर के बयान आते हैं वो एंटी जाट ज्यादा बयानबाजी करते हैं, जिससे ध्रुवीकरण आसान हो जाएगा भाजपा के लिए अगर मनीष कुमार ग्रोवर और उस हर तरह का धन बल साम दाम दंड भेद हर प्रकार का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर मनीष कुमार ग्रोवर बीजेपी के कैंडिडेट होंगे तो जो ब्राह्मण वोटर्स हैं वो बीजेपी को वोट क्यों देंगे? ब्राह्मण वोटर्स का थोड़ा सा हिस्सा कांग्रेस की तरफ खिसक सकता है अगर मनीष कुमार ग्रोवर प्रत्याशी होंगे, पर मनीष कुमार ग्रोवर के प्रत्याशी होने के बाद रोहतक और कलानौर विधानसभा में भाजपा को फायदा होगा, बाकी विधानसभा में नुकसान भी हो सकता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ब्राह्मण वोटर्स का इम्पैक्ट ब्राह्मण कैंडिडेट होना ना होना थोड़ा ही फर्क पड़ता है? देखो, अगर ब्राह्मण कैंडिडेट होगा तो जो ब्राह्मण का रेशो जो आज की डेट में प्रतीत हो रहा है वो 60-40, 60 बीजेपी के पक्ष में और 40 कांग्रेस के पक्ष में। और अगर यही ब्राह्मण प्रत्याशी की टिकट काट दी जाती है, रोहतक लोकसभा से ब्राह्मण प्रत्याशी नहीं होगा, तो ये 50-50, 50-50 हो जाएंगे, जिससे 20% का लॉस भाजपा को। आपको ये ऐसा क्यों लगता है कि मनीष कुमार ग्रोवर कैंडिडेट हो सकते हैं? क्योंकि मनीष ने तो जितने चुनाव लड़े हैं, हारे या जीते रोहतक विधानसभा से हैं, और मनीष को आप सीधा लोकसभा लेके जा रहे हो। देखो, मुझे लगता है कि करनाल से जो संजय भाटिया जी हैं वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं पानीपत शहरी सीट से। तो लगता है मुझे अरविंद कुमार शर्मा को या तो करनाल की लोकसभा सीट पे एडजस्ट किया जाएगा या इन्हें विधानसभा चुनाव भी लड़वाया जा सकता है। समालखा या यमुनानगर सीट की चर्चा चल रही है, तो अरविंद कुमार शर्मा के रोहतक लोकसभा से चुनाव लड़ने के चांस मुझे कम प्रतीत होते हैं। अच्छा, जो आपने वोटर्स की संख्या ली है वो आप मुझे कास्ट वाइज बता सकते हैं? क्योंकि सर्वे किया आपने, तो संख्या कितनी संख्या है रोहतक लोकसभा में? लगभग 19 लाख वोट हैं और 36% जाट वोट हैं। लगभग 6,84,000 के करीब जाट मतदाता हैं। और जो उसके बाद दूसरे नंबर पर पंजाबी और ब्राह्मण लगभग 1.25 लाख, 1,25,000 के करीब मतदाता हैं रोहतक लोकसभा में, और पंजाबी मतदाता लगभग 1,15,000 से 17,000 के करीब हैं। जो शेड्यूल कास्ट है उसकी क्या परसेंटेज है? शेड्यूल कास्ट में सबसे ज्यादा रविदासिया समाज के वोट हैं रोहतक लोकसभा में, और उसके बाद यहाँ पर धानक, वाल्मीकि, सांसी, बहुत सारी और भी शेड्यूल कास्ट के वोट हैं।
पर सबसे ज्यादा यहाँ रविदासिया समाज का तो शेड्यूल कास्ट उसका वोट किसकी तरफ जा रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? अगर हम एग्जैक्ट कास्ट वाइज देखें तो सबसे ज्यादा जो रविदासिया समाज है उनका वोट कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी की तरफ ट्रांसफर होता है। बीजेपी की तरफ कम रुझान रह रहा है। जो धानक और वाल्मीकि समाज है उसका वोट ज्यादातर बीजेपी की तरफ। चर्चाएं ऐसी भी हैं कि बालकनाथ भी कैंडिडेट हो सकते हैं रोहतक लोकसभा। यदि बालकनाथ, देखो मुझे लग रहा है यदि वो तिजारा विधानसभा का चुनाव ना लड़ते तो वो रोहतक लोकसभा के प्रत्याशी बनाए जा सकते, पर आज के दिन वो तिजारा से विधानसभा का चुनाव लड़े, वहां पे मुख्यमंत्री के दावेदार थे पर उन्हें नहीं बनाया गया। मुझे लगता है कि वो रोहतक लोकसभा चुनाव लड़ने से ही मना कर देंगे, वो रोहतक से प्रत्याशी नहीं होंगे। हाँ, चर्चा है भाजपा हर उस प्रत्याशी पर दांव लगाती है जो मजबूत हो और चुनाव निकाल सके। बालकनाथ जितने भी प्रत्याशियों की हमने चर्चा की है, चाहे वो अरविंद शर्मा हैं, चाहे मनीष कुमार ग्रोवर हैं, चाहे रामचंद्र जांगड़ा, उनसे मजबूत हैं। उसका एक सबसे मुख्य कारण है रोहतक लोकसभा में लगभग 10.5% के करीब यादव वोट हैं और कोसली सबसे बड़ी विधानसभा। यदि बालकनाथ प्रत्याशी होते हैं तो जो यहाँ पर कोसली में भाजपा की लीड 60,000 प्रतीत हो रही है बालकनाथ के प्रत्याशी होने के बाद, क्योंकि वो यादव हैं, और वहां पे कोसली में लीड बढ़कर 80 से 90,000 के बीच भी जाए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें ब्राह्मण वोटर्स भी नाराज हो सकते हैं। मुझे लगता है कि बालकनाथ के नाम पर शायद ब्राह्मण वोट खिसक कर कांग्रेस की तरफ ना जाए, क्योंकि बालकनाथ की एक साधु वाली छवि है और जो ये अठगामा है, बोहर बलियाना, आसपास के गांवों में भी बाबा बालकनाथ का प्रभाव है, तो इन वोटों में खासकर किलोई में भी डेंट कर सकते हैं दीपेंद्र सिंह। ये तो आपने बताया कि बीजेपी कैंडिडेट हो सकते हैं मनीष कुमार ग्रोवर, रामचंद्र जांगड़ा या बालकनाथ, लेकिन अगर बीजेपी कोई सी जाट कैंडिडेट को उतारती, जैसे रणदीप हुड्डा का नाम भी आया, रणदीप हुड्डा तो नहीं, सतीश नांदल के नाम पर हल्की फुल्की चर्चा हुई है। सतीश नांदल, बीजेपी ये सोचती है कि जो 50,000 जाटों के वोट लेकर चल सके ऐसे कैंडिडेट को मैदान में उतारा जा सकता है। परंतु एक जो सबसे बड़ी दिक्कत है, जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है, जो बीजेपी की थिंक टैंक है, वो ये कहता है जब तक रोहतक में जाट और नॉन जाट का चुनाव नहीं होगा तब तक भाजपा जीत ही नहीं सकती। तो क्या ओपी धनखड़ भी नहीं हो सकते चुनाव? मुझे वो खुद भी नहीं लड़ना चाहते होंगे, और लड़ेंगे भी तो उसका फायदा कांग्रेस को जाएगा। अगर रोहतक लोकसभा से जाट प्रत्याशी होता है तो उसका सीधा सीधा फायदा कांग्रेस को जाएगा, क्योंकि बाद में कंपैरिजन भी जो नॉन जाट वोटर्स हैं वो इस बात पे कंपैरिजन करते हैं कि दोनों जाटों में से प्रत्याशी कौन सा अच्छा है, तो उस कंपैरिजन में दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ रुझान। इश्यूज क्या रहेंगे बीजेपी का? तो आप बार बार मेंशन कर रहे हैं कि राम मंदिर या जाट वर्सेस नॉन जाट, उनकी कोशिश रहेगी कि ध्रुवीकरण किया जाए। कांग्रेस की तरफ से क्या कोई इशू रहेगा? कांग्रेस की तरफ से बार बार किसानों का मुद्दा उछाला जा रहा है, युवाओं में बेरोजगारी का मुद्दा उछाला जा रहा है, महंगाई का मुद्दा उछाला जा रहा है। और आप देखो, हम वैसे ही चर्चा कर रहे हैं, एक सच्चाई है, जब कभी भी सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ते थे तो भाजपा बहुत उग्र प्रदर्शन करती थी कांग्रेस के कार्यकाल में, और भाजपा के कार्यकाल में पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर कहाँ से कहाँ पहुँच गए। परंतु जो हमारी मीडिया है, हमारे साथी हैं, वो भी इन टॉपिक्स पे चर्चा नहीं करते, और ज़्यादातर जो भाजपा का प्रभाव दिखाई देता है मीडिया पे, जो भाजपा चाहती है वही मुद्दे टीवी चैनल्स पर चलते हैं, सोशल मीडिया में चलते हैं। अच्छा कतूरिया साहब, मैंने देखा है कि बीजेपी से जब भी बात होती है तो उनसे पूछा जाता है कि भाई हरियाणा में 10 लोकसभा में क्या होगा। हालांकि वो कहते हैं 10 की 10 जीतेंगे, लेकिन रोहतक लोकसभा पे नाम पे उनको थोड़ी हेजिटेशन होती है। कहीं ना कहीं इनकी प्लानिंग भी होती है कि हुड्डा को घेर लो, क्योंकि अगर इसको आपने घेर लिया तो उसके बाद तो बाकी हरियाणा को जीतना आसान हो जाएगा। तो इसमें आप कितनी सच्चाई मानते हैं कि रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को दोबारा हराना? 2019 में हरा चुके हैं हालांकि,
दोबारा हराना, एक जाट प्राइड का भी एक ये इशू बन गया है, ये कितना इम्पोर्टेंट आप देखते हो? देखो, मेरे को ये लगता है कि पिछली बार ना कांग्रेस हल्के में ले गई थी कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा तो इजीली चुनाव जीत जाएंगे। जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के चुनाव हारने के 2 से 3 कारण थे। एक, पिछली बार भाजपा ध्रुवीकरण आसानी से कर पाई थी। दूसरा, जाट वोटर्स का पोलिंग परसेंटेज कम रहा था, और जो धोखे में जो बोलते हैं ना कि एक व्यू रचना करके दीपेंद्र को हराया गया था। परंतु मुझे लगता है कि इस बार दीपेंद्र को हराने के लिए भाजपा को पहले से कई गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो वोट पिछली बार थर्ड पार्टीज को गए थे, इस बार सीधा सीधा मुकाबला। मैं आपको बता रहा हूँ, आप जिस दिन रिजल्ट आएगा लोकसभा का, एक चीज़ विशेष तौर पर ध्यान रखना कि 94% जो पोलिंग वोट का 94% कांग्रेस और भाजपा में बटेगा। केवल 6% में बाकी सभी अदर्स रह जाएंगे। तो कोई भी कितना भी मजबूत प्रत्याशी होगा, वो सभी 6% के अंदर अंदर ही रह जाए। जी, तो ये थे हमारे साथ जोगिंदर कथुरिया जी, जिनसे हमने रोहतक लोकसभा की कितनी सारी डायनेमिक्स के बारे में डिटेल में चर्चा की। इसी तरीके से हम अगला जो हमारा एपिसोड होगा उसमें हम सोनीपत लोकसभा और बाकी जो 9 लोकसभा बच गई, 8 लोकसभा बच गई सोनीपत के बाद, उन के बारे में भी इसी तरह से चर्चा करेंगे। कथुरिया साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।